नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने इस गिरते हुए मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा अपने आप को सस्टेन किया है और फिलहाल ये ब्रेकआउट के पास घूम रहा है। तो अगर इस स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है अराउंड 7-8 थाउजेंड करोड़ का है। तो ऐसे छोटे स्मॉल कैप कंपनीज़ में अगर हम सही टाइम पर एंट्री करते हैं तो हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं उसका सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और उसके बाद मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक दिखिएगा, शायद आपको बहुत अच्छा खासा एक स्टॉक मिल जाए जिसमें आप फर्दर रिसर्च करने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो चलिए कंपनी के चार्ट को पहले देखते हैं। तो ये रहा कंपनी का चार्ट और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली वो एक ब्रेकआउट के आसपास कहीं ना कहीं घूम रहा है। और इसका मैं पहले लेवल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। 771 का जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है फिलहाल। इसको अगर ये ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी हमको ऊपर देखने मिल सकता है। तो पहले मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टॉक का नाम भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ कर लिया और आप देख सकते हैं मार्केट हमारा कब से गिरना स्टार्ट हुआ था। निफ्टी अराउंड आपका अक्टूबर 2024 से गिरना स्टार्ट हुआ था, लेकिन वहाँ से इसने भी करेक्शन दिखाया, 15% का करेक्शन दिखाया। सोचिए दोस्तों, जहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज ने आपको 30-40% तक का करेक्शन दिखाया, वहाँ पे इस कंपनी ने आपको सिर्फ 15% करेक्शन दिखाया। और अभी जहाँ मार्केट गिर रहा है वहाँ पर ये 6% अप है अगर मैं अक्टूबर से देखूँ तो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं दम तो जरूर आपको दिख रहा है। दूसरी बार ये है कि यहाँ पे इसने 2 बार सपोर्ट की तरह काम किया है। ये 2 जगह जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये हमको कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करते हुए जा रहा है, जिसको हम डबल बॉटम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो ये आपका एक पहला बॉटम और ये दूसरा बॉटम मिल गया आपको। और फिलहाल जहाँ पर स्टॉक घूम रहा है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस जगह को आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, ये जगह आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। और कितना टारगेट हो सकता है हम एक बार वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक हमारा अप्रॉक्स टारगेट 915 तक का हो सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट होगा। तो यहाँ तक अगर 915 तक का आता है तो आपको अराउंड 18 से 20% तक का आपको यहाँ से प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। अब मैंने इस डाउनफॉल में एक अच्छा चीज़ सीखा है कि भले ही आप कितना भी फंडामेंटल्स क्यों ना देखते हो, लेकिन आपको अपना एक स्टॉप लॉस लगा के चलना ही चाहिए। बाद में भले या फिर से एंट्री कर लीजिएगा, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपको कंपनी बहुत पसंद है, उसमें आपको लगता है कि कंपनी जितना भी नीचे आ जाए फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगी, उस केस में भी आपको एक स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए। और जब वो स्टॉप लॉस के नीचे आता है तो आपको उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप IDC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टेड है तो आपको पता होगा कि उसने 100 को टच करने के बाद आज के डेट में हमको 57 के आसपास मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है। और इतना जो डबल जो प्रॉफिट, मेरा तो बाइंग प्राइस अराउंड 48 के आसपास का है, तो सोचिए डबल होके मेरा स्टॉक वापस से आपको उसी प्राइस से मुझे मिल रहा है। तो मेरा जो डबल का जो गेन था वो सारा का सारा ऐसे वेस्ट चला गया। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे जो करंट हाई मार रहा है उससे मुझे 20% या 15% अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए था। और उसके बाद मुझे एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग तो करना ही चाहिए था। 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है वो नंबर, आप सोचिए। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते तो मुझे दिल में कुछ खुशी रहता कि चलो मैंने इसमें से जो मैंने अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया था उसमें से मैंने कुछ तो प्रॉफिट बुक किया। लेकिन अब मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मुझे पता है कंपनी तो अच्छा काम कर रही है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी पेन हो रहा है उसको देख के, क्योंकि मैंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। तो ये जो शिक्षा मैंने लिया है उसमें आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत रखिए, और जब आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर दे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसमें से ज़रूर निकालिए, वरना बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे आप। तो ठीक है, हम इस स्टॉक में बढ़ते हैं। तो इसमें हम देख रहे थे कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है, चाहे कंपनी कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो इसमें अगर हमको स्टॉप लॉस लगाना है तो फिलहाल तो हमको हमें ब्रेकआउट देखने मिला नहीं है, ब्रेकआउट देखने के बाद ही हमको इसमें पोजीशन लेना है। लेकिन अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो ये जो लेवल है हम लोग का 770 का जो लेवल है वो काम करेगा हम लोग का स्टॉप लॉस की तरह। तो ये स्टॉक मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे नज़रें पहले से रहे और आपको भी टाइम मिल जाए एनालिसिस करने का। अगर ये ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करता है तो काफ़ी अच्छा खासा हमको प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। तो इसका मैं एक बार फाइनल बता देता हूँ कि इसको ब्रेकआउट के लिए वेट करना है हमें। अगर 771 के ऊपर जाता है और तो हम पोजीशन ले सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस हमारा होगा वो अराउंड आप 750 तक का ले सकते हैं। तो देखिए, आपको रिस्क लेना है अराउंड 2% का, और आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपका प्रॉफिट हो सकता है अराउंड 18 से 20% तक का, जो पहला टारगेट होगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर से ध्यान देना चाहता हूँ दोस्तों
कि आपको ये ब्रेकआउट होने के बाद ही लेना है। ऐसा नहीं कि आप यहीं पे जाके कूद के आप इसमें भी इन्वेस्ट कर दें और फिर आपको लॉस हो जाए, क्योंकि अभी का जो मार्केट चल रहा है वहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं है, तो हमें भी थोड़ा कॉशियस होकर ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो इस कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर और ये एक NBFC है, यानी कि ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है जो मिडिल क्लास के लोग हैं। 1 करोड़ से लेके 20-30 लाख तक के लोन्स को प्रोवाइड करती है। तो इनका जो लोन बुक है बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, ज़्यादा रिस्क नहीं है इसमें, और इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, अराउंड 5-6% के आसपास है। ROE अगर देखें तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री में है, 5% का। दोस्तों HDFC बैंक का जो ROE था वो अराउंड 3-4% के आसपास रहता था, लेकिन इस कंपनी का 5% का ROE है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब जाके हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने स्क्रीनर में आके अगेन यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप ओनली 8036 करोड़ का है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 231 का है और करेंट प्राइस 745 का है। तो बुक वैल्यू के बेसिस पे देखें तो थोड़ा बहुत हमको जो स्टॉक है महंगा लग रहा है, 2 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा ही है, बट ये कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ दिखा रही है, मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि वो हर साल 30 से 35% तक अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। जहां बाकी बैंक्स और NBFCs 20 से 22% का बता रहे हैं, वहां पे इस कंपनी की मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट है कि 30 से 35% तक का ग्रोथ बता रही है, और वैसा ही ग्रोथ इन्होंने अपने रिजल्ट्स में शो भी किया है। ROC ROE देखें तो देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक नंबर है, 12% और 14% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस ये है कि वो इसको ROE को 15 से 16% पे लेके जाएंगे अगले 1-2 सालों के अंदर। नेक्स्ट इन्वेस्टर्स में आके देखें तो प्रमोटर्स के पास अराउंड 48% है। ये कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी, 1 साल जैसा हुआ है। FIs के पास 6% है, और आप देख सकते हैं कि FIs ने स्टेक को बढ़ाया है, जो कि एक अगेन पॉजिटिव चीज़ है। DIS के पास 12% स्टेक था, लेकिन वो बढ़ के अभी 20% पे हो गया है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव चीज़ है। पब्लिक के पास देखें तो 33% से घट के 25% पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ही हमको ये इंडिकेट कर दे रहा है कि इसमें स्मार्ट मनी एंट्री कर रही है और पब्लिक जो है इसमें से धीरे धीरे करके निकल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर आके देखें तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। जहाँ 2 साल पहले 150 करोड़ का रेवेन्यू था, अब वो बढ़ के 304 करोड़ पे आ चुका है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो 49 करोड़ से बढ़ के 127 करोड़ पे आ चुका है। और EPS अगर देखें तो आपका जो IPO निकला था उसके बाद आपका EPS यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, 7.77, 8.37 और 8.91, यानी अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और किसी भी NBFC के लिए अगर देखें तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है, उसका NPA और GNPA, यानी ग्रॉस NPA 1.25% है, वन ऑफ द बेस्ट है, और नेट NPA आप 1% से भी नीचे देख रहे हैं, 0.94%। तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी ठीक लग रहे हैं। अगर बैलेंस शीट में आके देखें तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जहाँ पिछले क्वार्टर में पिछले साल में 2244 करोड़ का था, अब वो बढ़ के 2433 करोड़ का हो गया है। और अभी हमारे पास 1 क्वार्टर और बाकी है, उसके बाद इसका जो रिजर्व है और ज़्यादा हमको बढ़ते हुए नजर आएगा। यहाँ पे आपको बोरोविंग्स इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन NBFC के लिए हमें बोरोविंग पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका काम क्या है, पैसे को लेना और उसी पैसे को दूसरों को धार पे देना। तो इनका बोरोविंग हमेशा हाई ही रहता है, लेकिन ये हमको चिंता इसमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आई होप आपको इस कंपनी का फंडामेंटल्स और एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। ऑफकोर्स ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें रिस्क तो थोड़ा है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद ही हमारा प्रॉफिट जो है वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स का हो सकता है, वरना लार्ज कैप कंपनी में आपको इतना ज़्यादा मूव देखने नहीं मिलेगा। लार्ज कैप कंपनीज भी अच्छे होते हैं, बट उनमें आपका जो रिटर्न है वो साल में आपका 12-13% या 17% तक आ सकता है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में लगाने से आपका जो CAGR है वो 20-25% ही बैठ सकता है, बस उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो सोच समझ के हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बस दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही, और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली आते रह पाऊँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।